नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी लाइन के साथ शुरू करने जा रहा हूं। हिंदी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां से क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपने कभी भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे यूपी टेट, सी टेट, चाहे आप पीईटी देने जा रहे हो, चाहे आप कहीं पे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो एक चैप्टर जो है, जो उसका बेसिक चैप्टर है, जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है, या कह सकते हैं कि नॉलेज सबको है, कन्फ्यूज़न में वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और वो है आपका वर्ड विचार। व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, किस तरीके से बांटा गया है, किस तरीके से उसको रखा जाता है, कहाँ से कौन से व्यंजन और कहाँ से कौन से स्वर हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, आपके सामने बना हुआ है पूरा का पूरा, मैंने पहले से ही बना रखा है कि पूरे व्यंजन और पूरे स्वर को एक जगह पर मैंने लिख दिया ताकि आपका समय खराब ना हो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि सबसे न्यूनतम चीज़ पर हम चलते हैं, तो एक शब्द आता है वर्ण। वर्ण वर्ण की जब आप बात करते हो तो वर्ण आपका बटा हुआ है दो अलग अलग भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? तो एक है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो चीज़ों में वर्ण को डिफाइन किया गया है, वर्ण को बांटा गया है। अब आप देखोगे कि सबसे पहले स्वर और व्यंजन, तो स्वर को आप कहते हो कि ये एक तरीके का इस न्यूनतम इकाई, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जहाँ जिसके सहयोग से ही व्यंजन का निर्माण होता है, कि अगर स्वर न हो तो व्यंजन का निर्माण संभव नहीं है। तो स्वरों की अगर बात किया जाए तो हमारे पास स्वरों की संख्या पे अगर बात करें तो ये है आपकी 11। आपके सामने लिखा हुआ है अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और औ। 3 3 6 3 9 और 2 11 स्वरों की संख्या यही है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व का मतलब है कि उन स्वरों की बात करते हैं जो अकेले हैं, जैसे आप बात करते हो अ की, ये अकेले है। जब आप बात करते हो ई की, ये अकेले है। जब आप बात करते हो ऊ की, तो ये अकेले है। और जब आप बात करते हो री की, तो ये अकेले है। अब ये क्या है? तो जिनको अकेले अकेले में हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ह्रस्व का, यानी वो छोटा है। और जिसके ऊपर मात्रा लग गई, जैसे आ, जब भी आप बोलोगे तो आ जो है वो दो का योग है, और अ का। जब बड़ी की बात आप करते हो तो ये भी एक तरीके का योग है, छोटी छोटी को जब दो बार जोड़ा जाए तो बड़ी। जब इसी तरीके से, तो ये जितने भी आपके नाम आपको दिख रहे होंगे कि ये आपका अ है, फिर छोटी ई है, फिर छोटा ऊ है, इस तरीके से जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपके ह्रस्व हैं। इसके अलावा अब जो बच जा रहे हैं, यानी कि आ बच रहा है, ई बच रहा है, ऊ बच रहा है, ए बच रहा है, ए बच रहा है, और ये, यानी कि ये 4 और ये 3 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। फिर से याद दिला रहा हूं कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा। तो जो अकेले होंगे वो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे, और जो किसी के सहयोग से बने होंगे उनको हम हमेशा नाम देंगे दीर्घ स्वर का। कितने हैं? तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि टोटल स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें से 7 दीर्घ स्वर हैं और उसमें से 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। व्यंजन की बात किया जाए तो व्यंजन शब्द जब आप उठाते हो तो यहां से लेकर के यहां तक को आप व्यंजन का नाम देते हो। अब इसमें अगर आप बात करते हो कि व्यंजन है क्या, तो व्यंजन की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वे वर्ण होंगे जो
किसकी सहायता के बिना अधूरे होंगे? तो स्वर की सहायता के बिना अधूरे होंगे, यानी कि जिनका उच्चारण स्वर के सहयोग लिए बिना संभव नहीं है। जैसे अगर आप बात करते हो क की, च की, ट की, ज की, ब की, किसी भी व्यंजन को आप उठा लो तो बिना अ के सहयोग के वो नहीं बोला जा सकता। यानी वर्ण का वह भाग जो स्वर के सहयोग से ही यूज किया जाता है, स्वर के सहयोग से ही वो बोला जा सकता है, उसको हम लोग नाम देते हैं व्यंजन का। अब यहाँ से व्यंजन को भी जरा कैटेगराइज किया जाए, तो व्यंजन को अगर आप कैटेगराइज करोगे, हम स्वर को यहाँ से हटा देते हैं, अब सीधे हम आ जाते हैं व्यंजन पर। तो जब व्यंजन को आप कैटेगराइज करोगे तो व्यंजन में कई नाम आ गए। जैसे एक नाम आ जाता है आपका स्पर्शी व्यंजन, दूसरा नाम आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा नाम आ जाता है आपका ऊष्म व्यंजन, चौथा नाम आ जाता है आपका आगत व्यंजन। ये सारे एग्जामिनेशन हैं। फिर उसके बाद अगर आ जाएं और आगे चलते हैं तो एक नाम आता है आपका सघोष अघोष, एक नाम आ जाता है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। ये व्यंजनों की चर्चा होती है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं, और दूसरी चीज कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो अगर आया जाए कि कितने हैं व्यंजन, तो उस पर आप बात किया जाएगा, टोटल आपको जुड़वा दिया जाएगा बाद में। लेकिन पहले आप समझ जाओ कि स्पर्शी व्यंजन किसको कहते हैं। तो स्पर्शी शब्द जब निकल करके आया, तो स्पर्शी शब्द की जब आप बात करते हो तो स्पर्शी शब्द बोला जाता है कि वो वैसे होंगे कि जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ, इन सब के प्रयोग से बोले जाते हैं। यानी कि बिना इनके स्पर्श के इनका उच्चारण संभव नहीं है। इसी वजह से इनको नाम दिया गया स्पर्शी व्यंजन। अब देख लीजिए कि स्पर्शी व्यंजन कहाँ से कहाँ तक आएंगे। तो एक वर्ग आपका ये, दूसरा वर्ग आपका ये, तीसरा वर्ग आपका ये, चौथा ये और पांचवा ये 5 वर्ग हैं। यानी कि क से लेकर के और म तक आपके स्पर्शी व्यंजन है। कितने? 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों में एक एक वर्ग जो है वो 5-5 व्यंजनों का है। यानी कि अगर टोटल काउंट किया जाए तो 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 हो जाएंगे। कितने? तो ये हो जाएंगे आपके 25 व्यंजन। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये आपके स्पर्शी व्यंजन है 25, क से लेकर के म तक। कहाँ कहाँ से? तो कंठ से, तालु से, मुर्दा से, दांत से, होठ से, इन सब जगहों से इनका उच्चारण होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ग का व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। जब मैं बोलूँगा क ख ग घ अंग, तो आप समझ जाइएगा कि बात हो रही है क वर्ग की। जब बोला जाएगा च छ ज झ इय, तो आप समझ जाएंगे कि बात हो रही है च वर्ग की। जब आप बोलेंगे ट ठ ड ढ अड़, तो बात हो रही है ट वर्ग की। त थ द ध न, तो बात हो रही है त वर्ग की। प फ ब भ म, तो बात हो रही है प वर्ग की। अब देखा जाए कि सबसे पहले क वर्ग का उच्चारण स्थान होता क्या है, तो याद रखिएगा कि क वर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, या इसको हम दूसरी साधारण बोलचाल की भाषा में बोलें तो गला। यानी कि ये कंठ से उच्चारित होते हैं। क ख ग घ अंग जो हैं ये कंठ से उच्चारित होते हैं। च छ ज झ वाला जो ग्रुप है, इसकी अगर बात किया जाए तो ये तालु से। ट ठ ड ढ अड़ का जो ग्रुप है, तो इसकी बात किया जाए तो ये मूर्धा से। त थ द ध न वाला जो है ये है आपका दंत से, यानी कि दांत से। और प फ ब भ म वाला जो है ये आपका ओष्ठ से, यानी ओठ से। तो ये आपके स्पर्शी व्यंजन है और साथ ही साथ ये स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थल है। फिर से बोल रहा हूँ, क वर्ग वाले कंठ से, च वर्ग वाले तालु से, ट वर्ग वाले मूर्धा से, त वर्ग वाले दंत से और प वर्ग वाले ओष्ठ से। और स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। और कितने वर्गों में डिफाइन है? तो 5 वर्ग के अंदर इनको कैटेगराइज किया जाता है। यानी कि वर्गों की संख्या 5 होगी,
एक वर्ग में 5 व्यंजन होंगे, 5 गुणे 5 यानी कि टोटल स्पर्शी व्यंजन कितने होंगे, तो 25 होंगे। क्लियर। अब दूसरा नाम लेते हैं अंतस्थ। अंतस्थ की अगर बात किया जाए तो अंतस्थ का दूसरा नाम भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो कभी कभी पूछा जाता है, तो वो होते हैं अर्धस्वर। कि जब अंतस्थ पूछा जाए या अर्धस्वर पूछा जाए तो आप सीधे कहते हो कि ये अर्धस्वर होते हैं, यानी कि ना तो ये पूरे तरीके से व्यंजन है और ना तो ये पूरे तरीके से स्वर हैं। होते तो ये व्यंजन है, क्योंकि मैं व्यंजन का ही पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो होते तो ये व्यंजन हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो है वह स्वर की तरह लगता है। और ये होगा क्या, य, र, ल और व, ये 4 होंगे। य, र, ल और व, इनका उच्चारण कैसे होगा, तो जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से होगा। जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटाने की वजह से, और व्यंजन और स्वर के मध्यवर्ती उच्चारण होता है, इस वजह से इनको अंतस्थ या अर्धस्वर का नाम देते हैं। ये आपके अंतस्थ होते हैं। आगे चला जाए, उष्म की बात किया जाए तो उष्म में 4 आते हैं आपके, यानी यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिएगा कि ये जो हैं आपके, ये हो गए, यहाँ से यहाँ तक आपके हो गए स्पर्शी, 5 वर्गों में बांटे हुए हैं। फिर आगे चलेंगे, य, र, ल, व को अगर देखा जाए तो ये आपके हो गए अर्धस्वर, यानी कि अंतस्थ। उसके बाद इनकी अगर बात किया जाए, स, स, स और ह, यानी कि तीनों श को ले लिया जाए और ह को ले लिया जाए, तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं उष्म का। यानी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या थी 25, अंतस्थ की संख्या हो गई कितनी, 4। उष्म में भी आ गए तीनों श और साथ में ह, यानी कि आप सीधे कह सकते हो कि उष्म क्यों बोला गया, तो सीधे कहा गया कि इनके उच्चारण के रगड़ से या घर्षण से गर्म हवा निकलती है, और गर्म हवा उष्म वायु निकलने के कारण इनको नाम दे दिया गया उष्म का। उसके बाद इनकी बात किया जाए छत्र और ज्ञ की, तो ये तीनों आपके जो हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन किसको कहेंगे, तो संयुक्त व्यंजन इसलिए इसको कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के सहयोग से बनने के कारण इनको संयुक्त व्यंजन का नाम दिया गया। कि संयुक्त व्यंजन हम कह रहे हैं क्योंकि इनको 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़ने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल त्र का लिया जाए, तो त्र आपका बनता है त और र से, इन दोनों को जोड़ा जाए, यानी कि 2 व्यंजनों को जब जोड़ा गया तो एक तीसरे व्यंजन का निर्माण हुआ, इस वजह से इनको नाम दिया गया संयुक्त व्यंजनों का। तो ये 3 संयुक्त व्यंजन होंगे। आगत किसको कहते हैं, तो आगत शब्द का मतलब है कि जो आए हुए हैं, जो उठाए हुए हैं, किसी दूसरी भाषा से उठाए गए हैं। तो सबसे प्राचीन भाषा तो हिंदी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जो नॉर्मली हिंदी से उठा करके नहीं लाए गए हैं, और वो 2 ही हैं, एक आपका ज और दूसरा आपका फ। ये 2 जो हैं इनको रखा गया ज और फ को, यानी कि यहाँ पर आप उष्म में देख रहे हो कि उष्म में भी 4 हैं, आगत में अगर देखेंगे तो आगत में 2 हैं। तो ये टोटल आपके, अब ध्यान दीजिएगा कि ये आगत वाले जो हैं वो स्पर्शी व्यंजन में भी काउंट किए जाते हैं। ये आगत इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि इनको रखा गया है, विदेशज भाषा से उठाया गया है, इस वजह से इनको यहाँ रखा गया है। दूसरी बात किया जाए सघोष और अघोष की, तो सघोष और अघोष कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा कि सघोष और अघोष ये व्यंजन के ही भाग हैं। और कहा क्या गया कि वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो होंगे इनको हम नाम देते हैं सघोष का। किसको किसको, तो तीसरा, चौथा और 5वां। तो ध्यान दीजिएगा कि हर वर्ग में, यानी कि 1, 2, 3 ये भी हैं, फिर ज, झ, य ये भी हैं, फिर ड, ढ, ड ये भी हैं, द, ध, न ये भी हैं,
और ब भ म ये भी हैं, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा इनको हम सघोष का नाम देते हैं, सघोष की कंडीशन इनको रखी जाती है। और इसके अलावा सभी स्वर, यानी कि पहले इनको जोड़ लिया जाए कि सघोष सघोष की अगर बात किया जाए तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ये 15 तो इसमें हो गए। उसके अलावा 11 स्वर, यानी कि सारे जो स्वर होंगे वो सारे सघोष होंगे, कोई भी स्वर जो है वो अघोष नहीं होगा, सारे सघोष होंगे। दूसरी चीज कि य र ल व और ह, यानी ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ तक, और इन तीनों को छोड़ दिया जाए, उसके अंदर से एक और उठा लिया जाए ह, ये सारे आपके हो जाएंगे। तो 15 ये, 11 ये और 5 ये, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपके निकल करके आते हैं क्या, सघोष। कहीं कहीं प्रश्न में सघोष को केवल घोष लिखा होगा, तो केवल घोष लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि चर्चा हो रही है किसकी, सघोष की। तो सघोष या घोष एक ही चीज है। फिर से याद दिला रहा हूं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ग, घ और अंग, ज, झ और य, ड, ढ और अड़, द, ध, न, ब, भ, म, ये तो हो गए उसके। इसके अलावा सारे स्वर, यानी 11 स्वर की बात होगी। फिर उसके बाद बात किया जाए तो य, र, ल, व और साथ में ह, ये सब जुड़ जाएंगे किसमें, सघोष में। बाकी बचे हुए कौन, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, यानी क और ख, च और छ, ट और ढ, त और थ, प और भ, और साथ में ये बच गए आपके तीनों श, ये आ जाएंगे आपके अघोष में। तो फिर से याद दिला रहा हूं, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, 11 स्वर य, र, ल, व और ह, ये आपके सघोष में आ जाएंगे। उसके अलावा घोष की अगर बात करेंगे तो पहला और दूसरा, उसके अलावा तीनों श, ये आपके आ जाएंगे किसमें, अघोष में। फिर से बता रहा हूं कि कहीं कहीं एग्जामिनेशन में आपको घोष भी दे सकता है सघोष की जगह, तो सघोष लिखा जाए या घोष लिखा जाए बात एक है, अघोष अलग से होगा। तो ये आपके हो गए सघोष और अघोष। अगला जो डिफाइन कर रहा हूं वो अल्प प्राण और महाप्राण है। प्राण शब्द जो संस्कृत से लिया गया है, प्राण का मतलब होता है वायु, तो वायु शब्द से इसका डिवाइड किया गया, इसको डिवीजन दिया गया और कहा गया कि अल्प प्राण, यानी कि जहां पर कम वायु की आवश्यकता होगी, जहां पर कम उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता होगी वो अल्प प्राण होंगे, और जहां पर ज्यादा वायु की आवश्यकता होगी वहां पर महाप्राण होंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण की अगर बात किया जाए तो अल्प प्राण में ध्यान दीजिएगा कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि पहले वर्ग से अगर उठाया जाए तो क, ग और अंग, दूसरे से उठाया जाए तो च, ज और इ, तीसरे उठाया जाए तो ट, ड और ड, अड़, चौथे से त, द और न, यानी कि अल्प प्राण में कौन होगा, तो किसी भी उसका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क, ग और अंग, इस तरीके से जो होंगे उनको हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। उसके अलावा सभी स्वर, यानी 11 हो, तो यानी वर्ग से अगर जोड़ा जाए तो वर्ग से, हर वर्ग से उठा रहे हैं 3, 5 वर्ग है यानी कि 15, और प्लस स्वर यानी कि 11। महाप्राण में अगर आप आएंगे तो महाप्राण में दूसरा और चौथा, यानी कि जो बच जा रहे हैं, यानी कि ख और घ, महाप्राण में दूसरा और चौथा, इनको हम लोग ले लेते हैं महाप्राण में। और ये भी ध्यान देना है कि सभी उष्म वर्ग जो होंगे, तो उष्म कौन कौन है, तो तीनों श और ह, ये उष्म जो हैं ये भी आपके महाप्राण की कंडीशन में आएंगे, यानी इनका उच्चारण करते समय हवा का, वायु का प्रयोग ज्यादा होता है, इस वजह से इनको हम लोग इसके अंदर रखते हैं। क्लियर। एक नाम आता है अनुनासिक, तो अनुनासिक दिमाग में रखिएगा कि जहां पर नाक से प्रयोग होता है तो हर वर्ग का अंतिम व्यंजन जो होगा उस अंतिम व्यंजन को अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, इय, अड़, न और म,
अब देख रहे हो कि इनके उच्चारण में हर जगह पर आपको अंतिम रूप से नाक का, नासिका का प्रयोग करना पड़ रहा है। इस वजह से इनको हम लोग नाम देते हैं अनुनासिक का। नए वर्ण कहीं कहीं पूछ देता है कि हिंदी में नए वर्ण कितने हैं, तो याद रखिएगा कि नए वर्ण जो हैं उनकी संख्या हम लिखते हैं 5। कौन कौन है, तो तीनों संयुक्त व्यंजन होंगे नए वर्णों में, तीनों संयुक्त व्यंजन यानी कि छ, त्र और ज्ञ। फिर उसके बाद अड़ और ढ, यानी ये आपका संयुक्त व्यंजन भी, इसको भी हम लोग नया वर्ण बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बिंदी लगा करके, जिसको नुक्ता बोला जाता है, तो नुक्ता या बिंदी लगा करके ही इनका प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं। फिर से आ रहे हैं, रिवीजन कर रहा हूं फिर से एक बार। वर्ण की 2 इकाइयां हैं, वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन। स्वर में 2 भाग, एक आपका ह्रस्व और दूसरा आपका दीर्घ। ह्रस्व जो अकेले होंगे, दीर्घ जो बड़े होंगे, यानी कि 2 स्वरों के संयोग से जो बन रहे हैं उनको हम लोग दीर्घ का नाम दे दिए। 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं। इसी में कहीं कहीं पर एक नाम और दिया जाता है प्लुत। स्वरों में एक डिवीजन और कर दिया जाता है प्लुत। प्लुत स्वर किसको बोलते हैं, तो दिमाग में रखिएगा कि जिसका उच्चारण करने में दीर्घ से भी 3 गुना प्रयोग किया जाए, दीर्घ से भी 3 गुना उच्चारण उसका कठिन हो, उसको प्लुत बोलते हैं। जैसे ओम शब्द जब हम लोग यूज करते हैं तो वो स्वरों का ही संयोजन है और उसमें चूंकि ज्यादा समय लगता है, इस वजह से वो दीर्घ से भी बड़े माने जाते हैं, प्लुत माने जाते हैं। तो ह्रस्व छोटा, दीर्घ बड़ा, प्लुत सबसे बड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, सघोष व्यंजन, सघोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके अलावा संयुक्त व्यंजन और नए वर्ण। इनके सामने बात किया जाए तो स्पर्शी 25 हैं, 5 वर्ग उठाएंगे ऊपर से, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ये 5 वर्ग उठाएंगे। 5 वर्ग में 5-5 हैं जो स्पर्शी हैं। स्पर्शी क्यों बोला, क्योंकि कहीं न कहीं के स्पर्श से ही इनका उच्चारण होता है। कंठ से उच्चारण होगा, तालु से होगा, मूर्धा से होगा, दांत से होगा, ओष्ठ से होगा, कहीं न कहीं से इनका उच्चारण होगा। इस वजह से इनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क वर्ग वालों का यानी कि क ख ग घ अंग का जो उच्चारण स्थल है वो कंठ है, च छ ज झ का तालु है, ट ठ ड ढ का मूर्धा है, त थ द ध का दंत है, प फ ब भ का ओष्ठ है। तो ये तो हो गए स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ या अर्धस्वर की बात किया जाए तो जो व्यंजन और स्वर के बीच की स्थिति होती है, यानी कि जो होते तो व्यंजन है लेकिन पूरे तरीके से व्यंजन भी नहीं है क्योंकि उनका उच्चारण स्वर के समान लगता है, तो उनको हम लोगों ने नाम दे दिया अंतस्थ या अर्धस्वर का। वो है आपके य र ल व, 4 हैं टोटल। ऊष्म की बात किया जाए तो जिनके उच्चारण से ऊष्म वायु निकलती है, जिनके उच्चारण से गर्म हवा निकलती है, उनको ऊष्म नाम दिया गया। तीनों श और ह यानी कि 4 ऊष्म भी हैं। आगत में ज और फ को आप देखेंगे कि ज और फ के नीचे नुक्ता लगा होता है, तो इनको भी आगत माना गया क्योंकि ये भी उठाए गए हैं। उर्दू में ज़्यादा इनका प्रयोग किया गया नुक्ता लगाने के बाद। सघोष और अघोष की अगर बात किया जाए तो सघोष और अघोष को कहा जाता है कि सघोष यानी कि जिनको ज़्यादा वायु की आवश्यकता होगी वो सघोष होंगे। कौन कौन है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि ग घ और अंग, ज झ और य ड ढ ड़ द ध न ब भ म, ये जो हैं। इसके अलावा य र ल व ये घोष हो जाएंगे। और जो बच गए, बचे कौन कौन से, तो क ख बच गया, च छ बच गया, ट ठ बच गया, त थ बच गया, प फ बच गया, ये आपके अघोष हो गए। इसके अलावा तीनों श यानी ये तीनों श जो हैं ये भी अघोष की कैटेगरी में आएंगे। आगे चलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, तो ध्वनि से उच्चारित होने वाली, निकलने वाली वायु की वजह से अल्प प्राण और महाप्राण बोला गया। तो जहां अल्प वायु होगी वो अल्प प्राण होगा, जहां ज्यादा वायु होगी वहां महाप्राण होगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण की कंडीशन में कहा जाता है। यानी कि पहला क, तीसरा ग और चौथा, पांचवा अंग, ये आपका अल्प प्राण होगा। उसके अलावा सभी जितने भी स्वर होंगे 11 वो अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। महाप्राण की कंडीशन में अगर आएंगे तो जो बच गए यानी कि जो दूसरा और चौथा होगा वो महाप्राण की श्रेणी में आएगा। उसके अलावा जितने भी ऊष्म वर्ण होंगे वो भी महाप्राण की श्रेणी में ही आएंगे। संयुक्त व्यंजन 3 होंगे, छ, त्र और ज्ञ होंगे।
उसके अलावा श्र भी कहीं कहीं लिया जाता है संयुक्त व्यंजन के रूप में। उसके अलावा नए वर्ण तो 5 हैं, तो 3 संयुक्त व्यंजन और ड और ढ के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है, तो वो भी नए वर्ण, हिंदी के नए वर्णों में शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये हिंदी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इस तरीके से आपको कह सकते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हिंदी आपका धीरे से तैयार हो गया। हिंदी के जो वर्ण विचार के क्वेश्चन आते हैं, जिनकी संख्या 2 से 3 आजकल रह रही है यूपी टेट में, सी टेट में, पीईटी में भी रहेगी, जहाँ जहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपीएसआई, कहीं पे भी आप जाओगे तो हिंदी के इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न और भी करेंगे। इसकी जो भी लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, वो जुड़ जाइएगा ताकि उनको इसकी पीडीएफ भी भेजी जा सके, उसको उठा करके दिया जा सके ताकि उनको रिवीजन कर सकें वो। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के लिए प्यार बनाए रखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और लगातार इस चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।